एडवांस क्लासेस के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार आपके सामने लेकर आ रहा हूं और आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके एग्जाम की दृष्टि से जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उनके वापस आपके सामने उनको लेकर आया हूं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा? संस्कार। राजस्थान के रीति रिवाज एवं संस्कारों की बात करेंगे। दो टॉपिक पे एक साथ बात करेंगे, वो करेंगे रीति रिवाज पर एवं संस्कारों पर, दोनों पर बात करेंगे। तो उससे संबंधित पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, नया मकान बनाने पर, समझना बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है। कि जब नया मकान बनाया जाता है तो मकान का जब उद्घाटन किया जाता है तो उद्घाटन की जो रस्म होती है बच्चों उस रस्म को क्या कहा जाता है भाई? चार ऑप्शन है आपके पास, नांगल, कुआं पूजन, सामेला या आरण्य। बताइए दोस्तों, जब नया मकान बनाया जाता है तो नया मकान के उद्घाटन किया जाता है तो उद्घाटन को क्या कहा जाता है कल्चर के अंतर्गत? तो दोस्तों इस प्रथा को क्या कहा जाएगा? इस रस्म को नांगल कहा जाता है। तो दोस्तों जब नया मकान बनाया जाता है तो उसका उद्घाटन जो किया जाता है उद्घाटन को ही क्या कहा जाता है? नांगल कहा जाता है। क्लियर बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 2, वह जाति कौन सी है? जाति की बात कर रहा है भाई। वह जाति कौन सी है? कौन सी जाति भाई? जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं। ऐसी जाति जिनके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं वह जाति कौन सी है? सिरवी है, कहार है, बंधारा है या मिरासी है? बताइए दोस्तों, शादी के अवसर पर दोस्तों जो पालकी उठाने का काम करते थे, दुल्हन की पालकी उठाने का जो काम करते थे, उस जाति के लोगों को क्या कहा जाता है? कौन सी जाति का काम था पालकी उठाने का? दोस्तों बताइए किस जाति के लोग पालकी उठाने का काम करते थे? तो दोस्तों याद रखना वो कौन सी जाति थी बच्चों? आपके कहार जाति। कौन सी जाति बच्चों? कहार जाति। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा भाई। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट कब बना था? 1929 भाई। के द्वारा विवाह के लिए कन्या व युवक की न्यूनतम कितनी आयु तय की गई? शारदा एक्ट बनाया गया था दोस्तों, एक व्यक्ति था उसका नाम था हरविलास शारदा। क्या नाम था बच्चों? हरविलास शारदा। इस हरविलास शारदा के प्रयासों से दोस्तों कानून बना था, उसका नाम था बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, और यह बनाया गया था बच्चों आपके 1929 को। ध्यान से सुनना, 1929 को यह नियम बनाया था। लेकिन दोस्तों ये किसके प्रयासों से बनाया दोस्तों? हरविलास शारदा के प्रयासों से। इसलिए दोस्तों इसी एक्ट को, इसी अधिनियम को दोस्तों आपके शारदा एक्ट भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है बच्चों? शारदा एक्ट कहा जाता है। तो इस शारदा एक्ट के अनुसार, शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के लिए आयु कितनी थी? 18 से 21, 14 से 18, 12 से 16, 14 व 16। बताइए दोस्तों। तो वो तो सबको पता होगा दोस्तों कि आयु क्या थी दोस्तों? 18 से 21 साल। क्लियर बच्चों? इसके साथ दोस्तों 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होना अनिवार्य है। शादी के लिए न्यूनतम आयु निश्चित की गई। हाली प्रथा से आशय है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आया है, हाली प्रथा क्या होती है भाई? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन, युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले एवं सामान ढोने वाले स्थायी मजदूरों से। यानी दोस्तों युद्ध के अवसर पर ढोल नगाड़े बजाने वाले व सामान ढोने वाले जो मजदूर होते थे उन्हें हाली कहा जाता था। घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को हाली कहा जाता है। खेतों व घरों में काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को हाली कहा जाता है। विवाह पर दिए जलाने वाले दास दासियों को हाली कहा जाता है। बताइए दोस्तों हाली किसे कहा जाता है? बताइए हाली प्रथा क्या होती है? हाली किसे कहा जाएगा? तो दोस्तों सामंत प्रथा के अंतर्गत दोस्तों सामंत लोग क्या करते थे कि अपने यहां पर एक स्थायी मजदूर रखा करते थे दोस्तों। और दोस्तों वह जो घरों पर भी काम करता था, साथ में खेतों के अंदर भी काम करता था। खेतों और घरों दोनों के अंदर काम करता था और दोस्तों उसे क्या कहा जाता था बच्चों? आपके हाली कहा जाता। तो सही आंसर क्या होगा? खेतों व घरों पर काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते थे भाई, उसी मजदूरों को क्या कहा जाता है बच्चों? हाली प्रथा कहा जाता है। क्लियर बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, नंबर 5। 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? तो 1832 में।
ठीक बच्चों, को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था भाई? बताइए, दास प्रथा को सबसे पहले समाप्त करने वाला, हमारे यहां पर दास प्रथा थी, इस दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड एडलबरो? बताइए, इनमें से कौन सा व्यक्ति था जिसने दोस्तों भारत के अंदर दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? तो वह था दोस्तों आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से दोस्तों दास प्रथा को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्लियर बच्चों? चलो दोस्तों ये भी बात कर लेते हैं, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? टोटल जो संस्कार होते हैं बच्चों, इनकी संख्या होती है बच्चों आपके 16। कितनी होती है बताओ? 16। 16 के अंदर यह पूछा गया है कि अंतिम संस्कार कौन सा है भाई? अंतिम संस्कार 16 के अंतर्गत दोस्तों जो लास्ट में जो आता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पिंडदान कहा जाता है, अंत्येष्टि कहा जाता है, सोग कहा जाता है या मोसर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, लास्ट संस्कार कौन सा होता है? 16 संस्कारों में लास्ट संस्कार कौन सा है? तो याद होना चाहिए कौन सा है बच्चों? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि क्या होता है? अपनी जीवन लीला समाप्त हो जाना, दो सांसारिक जीवन को छोड़ देना अंत्येष्टि कहलाता है भाई। तो दोस्तों 16 संस्कारों के अंदर पहला जो संस्कार, पहला और अंतिम याद रखना है इंपॉर्टेंट रूप से। पहला बात करूं तो पहला होता है बच्चों आपका गर्भाधान। पहला कौन सा होगा? गर्भाधान संस्कार होता है। अगर अंतिम की बात की जाएगी कि सर अंतिम संस्कार कौन सा होता है, तो अंतिम संस्कार दोस्तों जो होता है बेटा वो होता है आपके अंत्येष्टि। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मोसर क्या होता है? मोसर एक प्रथा है, ये क्या होता है? आदिवासी जनजाति है, राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है, राजस्थान में दासी प्रथा की एक प्रथा है, राजस्थान में आदिवासी लोगों का नृत्य है। बताइए दोस्तों मोसर क्या होता है? देखो दोस्तों, मोसर की बात करूं तो दो चीजें मेरे सामने आती है। एक तो आता है दोस्तों मोसर और एक दूसरा आता है दोस्तों आपके जोसर। चलो बात करते हैं मोसर क्या होता है। मोसर क्या होता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर जो मृत्यु भोज किया जाता है, 12वें दिन मृत्यु भोज किया जाता है, तो राजस्थान के अंदर जो मृत्यु भोज किया जाता है उस मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है दोस्तों? मोसर कहा जाता है। तो राजस्थान में मृत्यु भोज की क्या है बेटा? वो ये प्रथा है। अब दोस्तों समझना, एक और शब्द आ गया अपने पास, जोसर। सर ये जोसर क्या होगा? तो अगर दोस्तों मरने के बाद, अगर किसी व्यक्ति का देहांत होने के बाद, मरने के बाद दोस्तों उसका मृत्यु भोज किया जाए, मरने के बाद या मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद किया जाए तो क्या कहलाएगा? मोसर कहलाएगा। और दोस्तों यदि यार अगर किसी व्यक्ति का जीते जी मृत्यु भोज कर दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति का जीवित रहते हुए मृत्यु भोज कर दिया जाए तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? जोसर कहलाएगा। तो जीवित रहते हुए भाई, जीवित रहते हुए, जीवित रहते हुए मृत्यु भोज कर दिया जाए तो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? जोसर। ये याद रखना। कैसे याद रखना है? म और ज याद रखना है। म का मतलब मृत्यु, ज का मतलब जीवित। मरे हुए व्यक्ति का करेंगे तो मोसर कहलाएगा, और जीते जी व्यक्ति का करेंगे, जीवित व्यक्ति का करेंगे तो जोसर कहलाएगा। क्लियर बच्चों? चलो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? 8वां क्वेश्चन, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते उसे क्या कहा जाता है? क्या होता है बच्चों कि जब मृतक व्यक्ति की अर्थी को घर से शमशान तक ले जाया जाता है तो रास्ते में क्या किया जाता है? मृतक व्यक्ति की अर्थी की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये जो परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसे दिशावर कहा जाता है, इसे आगेटा कहा जाता है, इसे मोसर कहा जाता है, या इसे पिंडदान कहा जाता है? बताइए भाइयों, आंसर दीजिए। सबके आंसर इनबॉक्स में आना चाहिए भाई। इसी तरह लगातार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों शर्त है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक व अंगूठा वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। क्लियर दोस्तों? तो बताइए दोस्तों कि जब मृतक व्यक्ति की अर्थी को घर से शमशान तक ले जाया जाता है तो रास्ते में दोस्तों मृतक व्यक्ति की अर्थी की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है। वो परिवर्तन जो होता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? आगेटा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? आगेटा। आगेटा क्या होता है बच्चों? समझना, ये मृतक व्यक्ति की अर्थी है भाई।
ये 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, इस साइड जा रही है भाई। ठीक है बच्चों, अब पीछे बहुत सारे व्यक्ति भी चल रहे हैं भाई। अब क्या किया जाएगा, जैसे चलते हैं, चलते चलते कोई चौराया आएगा, कोई चौराया आ जाता है तो क्या किया जाएगा कि आगे वाले जो 2 व्यक्ति थे बच्चों, आगे वाले जो 2 व्यक्ति थे वो दोस्तों कहां पर चले जाएंगे बच्चों, वो पीछे चले जाएंगे, और पीछे वाले जो 2 व्यक्ति थे बच्चों ये कहां पर आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो ये जो काम हुआ था कि मतलब कि अर्थ की दिशा में जो परिवर्तन किया था दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपके आगेटा कहा जाता है। क्लियर बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं कि सुबह के भोजन के लिए, एक सेकेंड, सुबह के भोजन के लिए क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, देखिए चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन से कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन, कौन सा भोजन बात कर रहे हैं अपन, ये कौन सा भोजन बच्चों, सुबह के भोजन के लिए जो आटे व छाछ, एक तो आटा और छाछ को मिलाकर बनाया जाने वाला जो भोजन होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सीरा कहा जाता है। यानी सुबह के नाश्ते के समय क्या किया जाता है, आटा और छाछ के मिलाकर एक भोजन तैयार किया जाता है। वो जो भोजन होता है बच्चे, उसे क्या कहा जाता है, उसे सीरा कहा जाता है, उसे कलेवा कहा जाता है, उसे बात कहा जाता है, या उसे राब कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा कि सुबह के समय ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों आटे व छाछ से मिलाकर जो भोजन तैयार किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, तो सबको याद होना चाहिए बच्चे, उसे क्या कहा जाता है, राब या राबड़ी कहा जाता है भाई। राब या फिर क्या कहा जाएगा, राबड़ी कहा जाएगा भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा भाई। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याओं को भी देते थे भाई। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था भाई? पहले क्या होता था बताऊं कि जागीरदार राजा महाराजा जो होते थे दोस्तों, वो क्या करते थे कि अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में कुछ कुंवारी बालिकाओं को भी भेजा करते थे भाई। कुछ कुंवारी बालिकाओं को भी बेटा बेटी के ससुराल में भेजा करते थे भाई। और जो वो कुंवारी बालिकाएं ससुराल में जाती थी दहेज के रूप में, उन्हें क्या कहा जाता था भाई? उन्हें गोना कहा जाता था, उन्हें महर कहा जाता था, उन्हें गोला कहा जाता था, या उन्हें डाबड़ी कहा जाता था? बताइए दोस्तों, जिन बालिकाओं को, कुंवारी बालिकाओं को शादी के अवसर पर दहेज के रूप में भेजा जाता था, उन बालिकाओं को क्या कहा जाता था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऐसी बालिकाएं जो राजा महाराजाओं की बालिकाओं के साथ दोस्तों दहेज के रूप में जाया करती थी दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें डाबड़ी कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था दोस्तों? उन्हें डाबड़ी कहा जाता था। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके पास। तोरण मारना किसका प्रतीक है? तोरण मारना किसका प्रतीक होता है? विवाह का है, विजय का है, किसी भी हत्या करने का है, या इनमें से कोई नहीं? तोरण मारना किसका प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तोरण मारना जो है बच्चों, ये किसका प्रतीक माना जाता है? ये विजय का प्रतीक माना जाता है। काय का प्रतीक होगा? विजय का प्रतीक होगा। तोरण मारना किसका प्रतीक होता है? विजय का या शक्ति का प्रतीक माना जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपका। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? दास प्रथा भाई। स्त्री और पुरुषों को दासों के रूप में रख लिया जाता था भाई। वो जो दास होते थे बेटा, उनको खरीद लिया जाता था और अपने यहां पर काम पर रखा जाता था। तो दोस्तों वो जो दास प्रथा है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता? महर का नाता कहा जाता था, मोसर या गोला? बताइए। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में, स्त्री और पुरुष दोनों को दासों के रूप में जो रखने की परंपरा है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता था? महर, नाता, मोसर या गोला? सही आंसर दीजिए। तो दोस्तों स्त्री और पुरुषों को दासों के रूप में जो रखने की प्रथा होती है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? गोला कहा जाता है। गोला का मतलब मैं यूं कर दूं आप लोगों से, दास प्रथा भाई। दासों के रूप में जो रखा जाता था बच्चों, उसे क्या कहा जाता था? गोला प्रथा भी कहा जाता था। क्लियर बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन
आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है जन्म से। आदिवासियों में बेटा एक संस्कार होता है लीला मोरिया। ये दोस्तों किससे संबंधित है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या सगाई से? बताइए दोस्तों, आदिवासियों में जो लीला मोरिया संस्कार होता है वह किससे संबंधित है भाई? सही आंसर क्या होगा? लीला मोरिया संस्कार काहे से संबंधित होता है बच्चों? विवाह से संबंधित। काहे बे बच्चों? विवाह से संबंधित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रिवाज विवाह संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है भाई। ऐसा संस्कार कौन सा, ऐसा रिवाज कौन सा है जो विवाह में नहीं होता है? बिंदोरा, गठजोड़ा, नांगल या डावरिया? बताइए दोस्तों, कौन सा विवाह से संबंधित नहीं है इसके अंदर? तो दोस्तों कौन सा नहीं होगा भाई? तो दोस्तों बिंदोरा होता है भाई। बिंदोरा क्या होता है कि दोस्तों वर वधु को रिश्तेदारों के यहां पर खाना खिलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बिंदोरा कहा जाता है। गठजोड़ विवाह के अवसर पर होता है। डावरिया कि पहली बार, डावरिया प्रथा क्या होती है बताओ, समझा दूं मैं आपको, कुंवारी बालिकाओं को साथ भेजना भाई। क्लियर दोस्तों, इसे डावरिया प्रथा भी कहा जाता है। नांगल दोस्तों विवाह से संबंधित नहीं है। नांगल का मतलब होता है नया मकान बनाना, नया मकान का उद्घाटन करना। नया मकान का जो उद्घाटन किया जाता है, नया मकान का जो उद्घाटन किया जाता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? नांगल कहा जाता है। क्लियर बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 15 नंबर पे, विवाह से संबंधित रस्म है। अभी पूछा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि विवाह से संबंधित कौन सी रस्म नहीं है। अब पूछा गया है कि विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है भाई? देखिए, काकंडोरा, पहरावनी, बरी पडला, ये सभी। बताइए दोस्तों, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है भाई? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होना चाहिए भाई। आंसर दीजिए पर यार, बिल्कुल बिल्कुल सबका सही आ रहा है आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी होगा भाई। क्या होगा बेटा? ये सभी। क्यों? क्योंकि काकन डोरा जो है कि वर्व वधु के शादी से पहले वर्व वधु के हाथों में कोड़ियों तथा छोटे चाकू की एक माला बांधी जाती है ताकि अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जा सके। तो अमंगलकारी शक्तियों से, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए वर्व वधु के हाथों में कोड़ियों छोटे चाकू की जो माला बांधी जाती है उसे क्या कहा जाता है? काकन डोरा कहा जाता है। पहरावनी विवाह के अवसर पर दोस्तों परिवार वालों के द्वारा महिलाओं को जो कपड़े आभूषण भेंट किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? परावनी कहा जाता है। बरी पडला, बरी पडला का मतलब क्या होता है कि जब पहली बार बारात गांव में प्रवेश करती है तो वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात को देखने जाया जाता है, जिसे कहा जाता है डेरा देखना। बारात को जो डेरा देखने जाती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? बरी पडला। तो ये जो पूरी तीनों की तीनों जो रस्म है दोस्तों, ये काहे से संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी भाई। क्लियर बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। जलवा पूजन कब किया जाता है? बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद, बच्चे के मुंडन संस्कार के समय या बच्चे के अन्नप्राशन के समय? बताइए जलवा पूजन कब किया जाता है? जिसे कुआं पूजन भी आप कह सकते हो। तो जलवा पूजन कब किया जाएगा बच्चों? बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात कर दूं या फिर मैं बाद कर दूं? जन्म के कुछ दिन बाद कौन सा संस्कार होता है, कौन सा रिवाज होता है? तो वह जलवा पूजन होता है। क्लियर बच्चों, अगला परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा की पहचान है। राजस्थानी वेशभूषा की पहचान क्या है? साफा, कुर्ता, रुमाल या पाजामा? बताइए राजस्थानी वेशभूषा की पहचान क्या है भाई? चारों में से ऐसे कौन से जो राजस्थान की वेशभूषा या राजस्थान की पहचान मानी जाती है? साफा माना जाता है, कुर्ता माना जाता है, रुमाल माना जाता है या पाजामा माना जाता है? तो सही आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सबके। बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए तो वो क्या है दोस्तों? राजस्थानी वेशभूषा की पहचान क्या मानी जाती है? तो साफा मानी जाती है भाई। क्या मानी जाएगी बच्चों? साफा मानी जाएगी। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? सागड़ी प्रथा क्या होती है? बताइए, सती प्रथा, मृत्यु बोझ प्रथा, हाली प्रथा या नाता प्रथा? सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा क्या आपको समझा दूं कि दोस्तों किसी व्यक्ति को पैसे देकर उसके यहां पर बंधुआ मजदूर रख लिया जाता है। किसी व्यक्ति को पैसे देकर उसको वहां पर बंधुआ मजदूर रख लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सागड़ी प्रथा। और सागड़ी प्रथा को ही क्या कहा जाएगा बच्चों? आपके हाली प्रथा भी कहा जाता है। तो सागड़ी प्रथा व हाली प्रथा दोनों एक ही है बच्चों। क्लियर बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया? सती प्रथा को सबसे पहले जयपुर ने किया था, बूंदी ने किया था, कोटा ने किया था, बीकानेर ने किया था? बताइए दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला राज्य कौन सा था?
सबसे पहले, तो सबसे पहले जो घोषित किया था बेटाओ वो किया था बच्चों आपके बूंदी ने। किसने किया था बेटाओ? बूंदी ने। नंबर 1 पर। नंबर 2 पर बात करूं तो कर दिया था कोटा ने भाई। ठीक है, तो सबसे पहले की बात की तो सबसे पहले आंसर क्या जाएगा बच्चों? बूंदी। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी जो घोषित किया था बच्चों वो किसने किया था? बूंदी ने किया था भाई। विष्णुई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? 20वां क्वेश्चन। विष्णुई समाज के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? रोइडा की, बबूल की, समे की या नीम की? बताइए सही आंसर क्या होगा? विष्णुई समाज के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो सही आंसर दोस्तों वो होगा आपका खेजड़ी। क्या होगा बच्चों? खेजड़ी। विष्णुई समाज के लोग कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? खेजड़ी की पूजा करते हैं। और खेजड़ी को ही बच्चों क्या कहा जाता है? समी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? समी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? समी यानी खेजड़ी की जो पूजा की जाती है, पूजा जो की जाती है बच्चों वह आपके दशहरे पर की जाती है भाई। कब की जाएगी बेटा? दशहरे पर। तो ये भी पूछ सकता है कि खेजड़ी या समी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो दशहरे पर की जाती है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में किस वर्ष समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया? दोस्तों किस रियासत ने सर्वप्रथम, जयपुर ने कब समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? कब किया था? 1842 में, 1844 में, 1940 में या 1834 में? बताइए दोस्तों जयपुर रियासत ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया था भाई? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर दीजिए। जयपुर रियासत ने समाधि प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया था? तो कब किया था बच्चों? तो याद रखना बच्चों ये किया था आपके 1844 में। कब किया था बच्चों? 1844 में। सॉरी। वधु पक्ष द्वारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वधु पक्ष द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जोगान, गुड़चड़ी, सामेला या मागर? बताइए दोस्तों कि दोस्तों जब बारात वधु के गांव में पहुंचती है तो वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा वधु का स्वागत किया जाता है भाई। क्या किया जाता है? बारात का स्वागत किया जाता है भाई। वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा जो बारात का स्वागत किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे जोरान कहा जाता है, उसे गुड़चड़ी कहा जाता है, उसे सामेला कहा जाता है या उसे मांगर कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा भाई? जल्दी आंसर दीजिए। इनबॉक्स में सबके आंसर चेक कर रहा हूं मैं, बताइए। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे सामेला कहा जाता है। जब बारात वधु के गांव में पहुंचती है तो वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा, वधु पक्ष के लोगों के द्वारा जो बारात का स्वागत किया जाता है उसे सामेला और दोस्तों उसे आपके मधुपर्क कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बेटाओ? मधुपर्क भी कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? यानी अगवानी करना भाई। अगली बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से। डाकण प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किसने किया था? डाकण प्रथा को दोस्तों एक प्रथा है डाकण प्रथा। इस डाकण प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किसने किया? उदयपुर ने, जोधपुर ने, चित्तौड़ ने या बांसवाड़ा ने? किस रियासत ने सबसे पहले इसे गैर कानूनी घोषित किया था? सही आंसर। डाकण प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किसने किया? उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा? तो दोस्तों सबसे पहले डाकण प्रथा को जो गैर कानूनी घोषित किया था वो दोस्तों आपके मेवाड़ ने किया था भाई। किसने किया था बच्चों? मेवाड़ रियासत ने भाई। मेवाड़ रियासत के द्वारा दोस्तों आपके 1853 में, कब बच्चों? 1853 के अंदर डाकण प्रथा पर क्या लगा दिया बच्चों? प्रतिबंध लगा दिया भाई। डाकण प्रथा पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। और मेवाड़ ने सबसे पहले किया, इसका मतलब उदयपुर के द्वारा सबसे पहले दोस्तों इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया भाई। क्लियर बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। आदिवासियों द्वारा दी जाने वाला मृत्यु बोझ क्या कहलाता है? यानी आदिवासियों के अंदर जो मृत्यु बोझ दिया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उसे आपके ओब्लिक है यहां पर, हाँ दोस्तों, उसे आपके नतारा कहा जाता है, लोकाई या कांद्रिया कहा जाता है, पीतल कहा जाता है या फूल कहा जाता है? आदिवासियों का मृत्यु बोझ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आदिवासियों का मृत्यु बोझ कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान देना, आदिवासियों का जो मृत्यु बोझ होता है उसे लोकाई या कांदिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लोकाई या कांदिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों? अगली बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से 25 नंबर पे। राजस्थान में जीवित मोसर
प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? यानी दोस्तों अगर कोई व्यक्ति का जीते जी मृत्यु भोज कर दिया जाए तो दोस्तों राजस्थान में इस प्रथा को क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों बारवा कहा जाता है, उसे क्रियाक्रम कहा जाता है, उसे जोसर कहा जाता है या उसे जोगर कहा जाता है? बताइए दोस्तों कि राजस्थान में किसी व्यक्ति का जीते जी मृत्यु भोज कर दिया जाए तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों उसे अब के जोसर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? जोसर। जोसर का मतलब होता है जीते जी। जीते जी, अगर जीते जी किसी का मृत्यु भोज कर दिया जाए, मृत्यु भोज, अगर जीते जी किसी का मृत्यु भोज कर दिया जाए तो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? जोसर। और दोस्तों मरने के बाद अगर किया जाता है तो दोस्तों उसे अब के मोसर कहा जाता है। मरने के बाद अगर किया जाएगा तो मोसर कहलाएगा, जीते जी अगर किसी का मृत्यु भोज किया जाएगा तो उसे जोसर कहा जाएगा। क्लियर बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। 26 नंबर, राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में, कब बच्चों? 1833 में किस राज्य ने कन्या वधु को अवैध घोषित किया था भाई? 1833 में सर्वप्रथम किस राज्य ने, किस रियासत ने कन्या वधु को गैर कानूनी घोषित किया था? जयपुर ने, बीकानेर ने, कोटा ने या उदयपुर ने? बताइए दोस्तों किस रियासत ने सबसे पहले 1833 में कन्या वधु को गैर कानूनी घोषित किया था? बताइए। तो दोस्तों किसने किया था बच्चों? तो याद रखना बच्चों, किसने किया था? कोटा ने। कोटा ने सबसे पहले कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1833 के अंदर किया था। और दोस्तों इसके बाद किया था बूंदी के द्वारा। क्लियर बच्चों? सॉरी। अगला, राज्य की सेना द्वारा किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला लाग थी। यानी दोस्तों जब गांव सेना आक्रमण के लिए जाती थी तो जिस गांव में वह रुकती थी वहां के लोगों के द्वारा उससे दोस्तों पैसे लिए जाते थे भाई। एक लाग ली जाती थी, लगान ली जाती थी। उस लाग को, उस लगान को क्या कहा जाता था? पावना पावर लाग कहा जाता था, रखवाली लाग कहा जाता था, चौरी लाग कहा जाता था या खिचड़ी लाग कहा जाता था? बताइए दोस्तों अगर किसी गांव के अंदर सेना का पड़ाव हो जाता था तो गांव के लोगों से जो वसूल किया जाता था उस कर को क्या कहा जाता था? पावना, रखवाली, चौरी या खिचड़ी? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके खिचड़ी लाग। क्या कहा जाता था उसे? खिचड़ी लाग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कि बारात विदा करते समय वधु द्वारा प्रत्येक बाराती तथा वर वधु को यथाशक्ति धन व उपहार इत्यादि दिए जाते हैं, इसे कहते हैं कि दोस्तों क्या कह रहा है कि जब बारात की वापस विदाई होती है, जब विदाई होता है तो पक्ष के लोगों के द्वारा बारातियों को उपहार दिए जाते हैं भाई। वो जो उपहार दिए जाते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? उसे मुकलावा कहा जाता है, उसे रंगभरी कहा जाता है, उसे बिंदोरी कहा जाता है या सामेला कहा जाता है? सही आंसर दीजिए दोस्तों। जब बारात की विदाई होती है तो दोस्तों वहां पर जब बारातियों को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? मुकलावा, रंगभरी, बिंदोरी या सामेला? बताइए दोस्तों चारों रस्म विवाह से संबंधित है, कौन सा विवाह के अंतर्गत उपहार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रंगभरी। क्या होगा दोस्तों? रंगभरी। तीनों को समझा देता हूं। मुकलावा जो होता है बच्चों ये होता है आपके गोणा। क्या होता है बच्चों? गोणा। क्लियर हो? तो बिंदोरी आप लोग जानते हो दोस्तों कि वर या वधु को दोस्तों शादी से पहले एक दिन बैंड बाजे व घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है? बिंदोरी कहा जाता है। सामेला क्या होता है बेटा? सामेला को दोस्तों जब बारात का डेरा पहली बार महिलाएं देखने जाती है तो दोस्तों उससे क्या कहा जाता है? सामेला या मधुपर्क कहा जाता है भाई। क्लियर बच्चों? तो दोस्तों बारातियों को जो उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? रंगभरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेना का अग्रभाग को क्या कहा जाता है? जो सेना होती है दोस्तों उस सेना का जो अग्रभाग होता है, आगे वाला जो भाग होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे हरावल कहा जाता है, उसे मिसल कहा जाता है, उसे पैदल सेना कहा जाता है या उसे डाक कहा जाता है? बताइए दोस्तों सेना का अग्रभाग कहलाता है। आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में आंसर फटाफट, जल्दी जल्दी चलिए। बताइए दोस्तों सेना का आगे वाला भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों सेना का जो अग्रभाग होगा, सेना के अंदर जो आगे वाला भाग होता है दोस्तों उसे आपके हरावल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? उसे हरावल कहा जाता है। क्लियर बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
देखिए, सामंतों को प्राप्त विशेष अधिकार जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने एवं वापस जाने के समय महाराणा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता था, कहलाता था। क्या कहलाता था बताओ? सामंतों को प्राप्त विशेष अधिकार थे कि अगर सामंत राजा के महाराणा के दरबार में जाता था तो दोस्तों महाराणा भी उनके सामने खड़ा हो जाया करते थे बेटा। उनको यह विशेष सम्मान था। और इस सम्मान को क्या कहा जाता है? पूरब कहा जाता है, ताजीम कहा जाता है, मिसल कहा जाता है या नाजर कहा जाता है? बताइए दोस्तों कि सामंतों को ऐसा सम्मान जिसके सामने भी दोस्तों महाराणा खड़े होकर उनका सम्मान करते थे, उस सम्मान को क्या कहा जाता है? तो उस सम्मान को दोस्तों आपके ताजीम कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? ताजीम कहा जाएगा। तो महाराणाओं के द्वारा जो सम्मान होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? ताजीम कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? बिगोड़ी है। बिगोड़ी क्या होता है यार? किसे कहा जाता है बिगोड़ी? ऑप्शन ए वैवाहिक प्रथा है, ब मरण संबंधी प्रथा है, स जन्म संबंधी प्रथा है, द या भूमि कर है। बताइए बिगोड़ी क्या होता है? बिगोड़ी है भाई, बिंदोरी नहीं है। विवाह मत कर देना भाई, हिंट दे दिया भाई। बिगोड़ी क्या होता है? तो बिगोड़ी जो है ना बच्चों, ये बिगोड़ी जो होता है दोस्तों, ये भूमि कर का एक प्रकार होता है। क्या होता है बच्चों? भूमि कर का प्रकार होता है। तो बिगोड़ी का सही आंसर क्या होगा? भूमि कर का प्रकार होता है। क्लियर बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। राजस्थान में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मोसर, सोग, शोक, त्रयोदशी संस्कार। बताइए मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? बताइए, पहले भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, मैं समझा चुका आप लोगों को। तो मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है बच्चों? मोसर कहा जाता है। एक और अपन ने बात की थी, अपन ने जोसर की। और जोसर क्या होता है? तो जीते जी किसी का मृत्यु भोज करना जोसर कहलाता है। लेकिन यहां पर पूछा है मृत्यु, मृत्यु के बाद किया जाता है तो दोस्तों मोसर। और इसी मोसर को दोस्तों आपके ओसर भी कहा जाता है भाई। इसी मोसर को क्या कहा जाएगा? ओसर भी कहा जाएगा। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या होता है कि जब विवाह से पहले वर पक्ष के लोगों के द्वारा वधु के लिए आभूषण, कपड़े, उपहार इत्यादि भेजे जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे बेस कहा जाता है, उसे मुकलावा कहा जाता है, उसे बरी पडला कहा जाता है या मायरा कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा कि वधु के लिए वर पक्ष के लोगों के द्वारा जो आभूषण, कपड़े, उपहार आदि इत्यादि भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर इनबॉक्स में सही आंसर दीजिए कि वधु के लिए वर पक्ष के लोगों के द्वारा कपड़े, उपहार इत्यादि जो भेजे जाते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? तो बच्चों उन्हें आपके बरी पडला कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? बरी पडला कहा जाएगा। क्लियर बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन 34वें नंबर पे, हिंदू समाज में संस्कारों की संख्या कितनी होती है भाई? हिंदू संस्कार के अंदर संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखना, हिंदू समाज के अंदर जो टोटल संस्कारों की संख्या है, संस्कार उनकी संख्या जो है बच्चों वह आपके 16 है भाई। कि जब शिशु अपनी मां के गर्भ में होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक टोटल जो संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं दोस्तों उनकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या होती है बच्चों आपके 16। क्लियर बच्चों? अगली बात कर लेता हूं। सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी दोस्तों। सामंतों से बेटा सैनिक सेवाएं राजा महाराजा लिया करते थे, महाराणा लिया करते थे। वो जो सेवा ली जाती थी दोस्तों उसे क्या कहा जाता था? उसे चाकरी कहा जाता था, उसे तलवार बधाई कहा जाता था, उसे जब्ती कहा जाता था या उसे सैनिक सेवा कहा जाता था। तो सामंतों के द्वारा राजा महाराजाओं के दरबार में जो सैनिक सेवा दी जाती थी दोस्तों उस सैनिक सेवा को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन है चाकरी, तलवार बधाई, जाबती, सैनिक सेवा। बताइए 35वां क्वेश्चन का आंसर। सही आंसर क्या होगा इसके अंदर? उसे दोस्तों सामंतों की तरफ से जो राजा महाराजाओं को, महाराणाओं को जो सैनिक सहायता दी जाती थी दोस्तों उसे चाकरी कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था बच्चों? चाकरी कहा जाता था। क्लियर बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, किस संस्कार के अंतर्गत पिता सोने के चम्मच से, यानी ना चम्मच से दही, घी, शहद आदि पुत्र की जीभ पर लगाता है? यानी किस संस्कार के अंतर्गत पिता जो है वह अपने शिशु को, अपने बेटे को दोस्तों शहद चटाता है, घी चटाता है? किस संस्कार के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है? पुष्पवन, निष्कर्मण, अन्नप्राशन या नामकरण? बताइए दोस्तों किस संस्कार के अंतर्गत यह काम किया जाता है?
बताइए दोस्तों, किस संस्कार के अंतर्गत 36? तो दोस्तों ये कार्य कौन से संस्कार में होगा दोस्तों? अन्नप्राशन में। कौन से में बताऊं? अन्न। बच्चे को, शिशु को, अन्नप्राशन क्या होता है कि शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण करवाना क्या कहलाता है? अन्न ग्रहण कर संस्कार कहलाता है। बच्चा जब ये संस्कार किया जाता है बेटा आपके 6 माह में। कब किया जाएगा बच्चों? 6 माह में किया जाता है। कि दोस्तों जब बच्चा, समझना बच्चों, जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है, सॉरी 6 माह का हो जाता है, तो उसे पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है, जिसे अन्नप्राशन कहा जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक का जो पिता होता है वह बालक को अपने सीधे अंगूठे से शहद चढ़ाता है। भाई क्लियर? दोस्तों पुष्पवन क्या होता है वो भी समझा देता हूं। दोस्तों पुष्पवन क्या होता है कि पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना। पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना। पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना है क्या कहलाता है बेटा? पुष्पवन कहलाता है। भाई सर ये निष्कर्मण क्या होगा? फिर निष्कर्मण क्या होता है वो भी समझा देता हूं बेटा। जच्चे हुए बच्चे को पहली बार सूर्य दर्शन करवाना। भाई जच्चे हुए बच्चे को पहली बार सूर्य दर्शन करवाना क्या कहलाता है? निष्कर्मण कहलाता है। नामकरण क्या होगा? बच्चे को अपना नाम व पहचान देना क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है। तो दोस्तों समझिए कि यहां पर पूछा गया है कि किस संस्कार के अंतर्गत, किस रिवाज के अंतर्गत बच्चे को शहद चटाया जाता है, तो वह है दोस्तों आपके अन्नप्राशन संस्कार। क्लियर बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर ले जाता हूं। अगला क्वेश्चन, राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में शत्रु पर टूट पड़ना एवं स्वयं की भी वीर गति को प्राप्त करना की प्रथा कहलाती है। दोस्तों राजपूत जाति के लोग क्या करते थे? सैनिक जाति के जो लोग होते थे बेटा वो क्या करते थे, जब अपनी पराजय को पास देखते थे, नजदीक देखते थे, तो वो दोस्तों मरने मारने के लिए उतारू हो जाया करते थे। तो अपने सिर के ऊपर केसरिया वस्त्र रखकर, केसरिया वस्त्र बांधकर दोस्तों युद्ध स्थल पर मरने मारने के लिए दोस्तों वो युद्ध स्थल में कूद जाया करते थे। दोस्तों इस वाली काम को क्या कहा जाता था? जोहर करना, केसरिया, अनुमरण या सहमरण। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाएगा? बहुत इजी आंसर दोस्तों, केसरिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? केसरिया कहा जाएगा। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, बडार का बोझ निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बडार का बोझ, बडार एक भोजन का प्रकार है। कब दिया जाता है? जन्म पर, मृत्यु पर, तीर्थ यात्रा पर या विवाह पर। बताइए बडार का भोजन कब दिया जाता है? सही आंसर क्या होगा? बडार का भोजन किस अवसर पर दिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान देना, बडार का भोजन दोस्तों विवाह के अवसर पर दिया जाता है। बडार क्या होता है समझिए। एक भोजन है बच्चों आपके बडार। बडार क्या होता है समझिए। बडार होता है दोस्तों सॉरी अब समझिए बडार क्या होता है कि वर पक्ष की ओर से, वर की ओर से दिया गया एक दिन का सामूहिक प्रतिभोज। वर पक्ष की ओर से एक दिन का जो सामूहिक प्रतिभोज दिया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? बडार कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये याद रखना है कि बडार जो है दोस्तों ये विवाह के एक दिन बाद दिया जाता है। विवाह के एक दिन बाद दिया जाता है, जिसे दोस्तों कहा जाता है रिसेप्शन। भाई जिसे कहा जाता है आशीर्वाद समारोह। तो दोस्तों ये जो रिसेप्शन होता है इसे ही कल्चर में क्या कहा जाता है दोस्तों? बडार कहा जाता है। तो बडार का संबंध किससे था दोस्तों? विवाह से था। क्लियर बच्चों? चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। हिंदू धर्म के अंतर्गत पहला संस्कार कौन सा होता है? हिंदू धर्म के अंतर्गत पहला संस्कार कौन सा होता है? गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनयन या जातकर्म। टोटल दोस्तों हिंदू संप्रदाय के अंदर जो संस्कार होते हैं उनकी संख्या कितनी हो? संस्कारों की जो संख्या होती है बच्चों वो होती है आपके 16। भाई कितनी होती है बच्चों? 16 होती है। इन 16 संस्कारों के अंतर्गत पहला जो संस्कार होता है बच्चों वो कौन सा होता है? तो वो होता है गर्भाधान संस्कार। कौन सा बच्चों? गर्भाधान संस्कार। हिंदू परंपरा के अनुसार पहला जो संस्कार होगा बेटा वो कौन सा होगा? गर्भाधान। जबकि अगर अपन अंतिम की बात भी कर ले साथ में कि सर अंतिम संस्कार कौन सा होगा, तो 16 नंबर पे जो अंतिम संस्कार होता है वह दोस्तों आपके होता है अंत्येष्टि। कौन सा होगा बच्चों? अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार माना जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रथा को अपनाकर कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? भाई यानी दोस्तों ऐसी कौन सी प्रथा है जिस प्रथा के अंतर्गत
पत्नी अपनी पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाए भाई, उस प्रथा को क्या कहा जाता है? सामेला, डाबरिया, नाता या मोसर? बताइए दोस्तों, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहना क्या कहलाता है भाई? तो दोस्तों सबको याद होना चाहिए बच्चों, ये तो उसे क्या कहा जाता है? उसे नाता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? नाता। यानी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य दूसरे पुरुष के साथ रहने को क्या कहा जाता है? नाता प्रथा कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता था। यानी राजा का दरबार लगता था भाई। जब राजा का दरबार लगता है तो वहां पर जो सामंत लोग होते थे, जो सैनिक लोग होते थे, जो सेनापति लोग होते थे, वह एक पंक्ति में बैठा करते थे भाई। वो जो पंक्ति होती थी दोस्तों, उसे क्या कहा जाता था? बताइए। मिसल, उसे कुरब कहा जाता है, उसे पाचीब कहा जाता है, या उसे नाजर कहा जाता है? बताइए दोस्तों। 41वें नंबर का क्वेश्चन कि दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सैनिकों को पंक्तिबद्ध बैठने का जो रिवाज था दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है भाई? रीति का मतलब रिवाज। तो दोस्तों उसे आपके मिसल कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है बच्चों? मिसल कहा जाता है। तो राजा के दरबार में जो सामंत लोग होते थे, जो सेनापति लोग होते थे दोस्तों, वो एक पंक्ति के रूप में बैठा करते थे और उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे मिसल कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन ले लेता हूं 42वें नंबर पे। शिशु को सिर के बाल पहली बार मुंडवाने जाने की क्रिया कहलाती है। यानी बच्चे का जब पहली बार जब मुंडन करवाया जाता है तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सीमंतोनयन, चूड़ाकर्म, पुष्पवन या कर्णवेध। शिशु के पहले बाल अपने इष्ट देवता को अर्पित किए जाते हैं बच्चों। क्या किए जाते हैं? अपने इष्ट देवता को अर्पित किए जाते हैं, जिसे दोस्तों आपके चूड़ाकर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूड़ाकर्म। और इसी चूड़ाकर्म को दोस्तों आपके मुंडन भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा? मुंडन। और इसी मुंडन को दोस्तों आपके जड़ूला भी कहा जाता है भाई। ठीक है? तो चूड़ाकर्म, मुंडन, जड़ूला क्या होता है बेटाओ? कि शिशु के पहले बाल अपने इष्ट देवता के लिए अर्पित कर देना क्या कहलाता है? मुंडन, चूड़ाकर्म या जड़ूला कहलाता है। क्लियर बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की संस्कृति में किस विशेष स्थान दिया गया है? दोस्तों राजस्थान की हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति की बात करूंगा कि हमारी जो संस्कृति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है भाई? बताइए। नैतिकता का है, शारीरिक शोषण का है, मनोरंजन का हमारी संस्कृति में स्थान है, या अतिथि सत्कार का है भाई? बताइए। हमारी राजस्थान की संस्कृति में सबसे विशेष स्थान किसका है भाई? सबसे मेन स्थान किसका है? तो वह है दोस्तों अतिथि सत्कार का। कहेगा बच्चों? अतिथि सत्कार का। दोस्तों यहां हमारे राजस्थान के अंदर जब अतिथि आते हैं कहा जाता है पाहुणा, एक बार आओ जी जवाई जी पाहुणा। दोस्तों कहा जाता है हमारे यहाँ पर कि जब पाहुणे आते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे अतिथि सत्कार किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारी संस्कृति के अंदर दोस्तों, वो अतिथि सत्कार रखा जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर अतिथि को भगवान के समान पूजा जाता है, भगवान के समान माना जाता है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो सम्मान किया जाता है दोस्तों, वो कायगा किया जाता है? अतिथियों का सम्मान किया जाता है। क्लियर दोस्तों? देवतुल्य माना जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में किस समाज में विवाह के उपरांत स्त्री की जाति मायके के अनुरूप ही रह जाती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? सर राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी जाति है जहां पर विवाह के बाद भी महिला का गोत्र चेंज नहीं होता है भाई? रीति रिवाज सब वही होते हैं बेटा। वो कौन सी जाति है? वो है राजपूत, मेणा है, ब्राह्मण है या सासी है? बताइए भाइयों, कौन सी ऐसी जाति है जो विवाह के उपरांत भी अपने मायके के अनुसार ही रहती है भाई? वो कौन सी जाति बेटा? वो है आपके सासी जाति। कौन सी जाति बच्चों? सासी जाति। सासी जाति के अंदर जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो महिला होती है वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन दोस्तों उसके जो सरनेम है दोस्तों वो किसके अनुसार चलेंगे? अपने मम्मी के या ननिहाल अपने पिहर पस के लोगों के अनुसार चलते रहेंगे। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्कार का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है? अभी बात की थी अपन ने, पुष्पवन, सीमंतोनयन, जातक्रम या नामकरण। किस संस्कार के अंतर्गत पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की जाती है? तो वह की जाती है बच्चों आपके पुष्पवन में। पुष्पवन का मतलब होता है दोस्तों, यह संस्कार किया जाता है 3 माह में भाई। कब किया जाएगा बच्चों? 3 माह में। जब महिला 3 महीने से हो जाती है, 3 महीने की गर्भवती हो जाती है, तो दोस्तों यह संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार के अंतर्गत क्या किया जाता है? इस संस्कार में क्या किया जाएगा कि अपने इष्ट देवता से जो अपने इष्ट देवता हैं बच्चियों, अपने इष्ट देवता से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की जाती है।
पुत्र प्राप्ति की क्या की जाती है बच्चों, मनोकामना की जाती है। तो पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका पुष्पवन संस्कार कहलाता है। क्लियर बच्चों। अगला बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, निम्न में से किस संस्कार का उद्देश्य मृतक को परलोक से शांति प्रदान करना है। कौन सा संस्कार है बेटा, 16 संस्कार है, इनमें से कौन सा ऐसा संस्कार है जिसका उद्देश्य जो है वो मृतक को परलोक के अंदर शांति प्रदान करना है। वेदारंभ है, अंत्येष्टि है, गोदान है या विवाह है। भाई किस संस्कार के अंतर्गत मृतक व्यक्ति को परलोक में शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो वह है दोस्तों आपका अंत्येष्टि। कौन सा संस्कार, अंत्येष्टि। वेदारंभ, वेदों को पढ़ने की क्रिया वेदारंभ कहलाती है। गोदान दोस्तों, शिष्य जो है वो अपने गुरु को एक गाय दान में देता है, जब वो वेद को पढ़ने के लिए जाता है तो उसे गोदान संस्कार कहा जाता है। विवाह, ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लेना विवाह कहलाता है। लेकिन दोस्तों मृतक व्यक्ति के परलोक में शांति प्रदान करने के लिए दोस्तों कौन सा संस्कार किया जाएगा, तो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। भाई देखिए अगला सवाल क्या है, किस संस्कार के अंतर्गत ब्रह्मचारी ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करता है। किस संस्कार के अंतर्गत जो है एक ब्रह्मचारी बालक जो है वो अपने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर लेता है, वो भी अपन ने चर्चा की है। विवाह में, अंत्येष्टि में, वेदारंभ में या केसाटन ना भी है पीछे, केसाटन है। बताइए किस संस्कार में एक बालक जो है वो ग्रस्त संन्यास में या ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लेता है, और वो करता है दोस्तों आपके विवाह में। विवाह का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, विवाह का अर्थ ही होता है दोस्तों आपके ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना। ग्रस्त जीवन में क्या करना बच्चों, प्रवेश करना। ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आपके विवाह कहलाता है। भाई क्लियर बच्चों। चलो अगली बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास 48 नंबर का क्वेश्चन, बच्चे द्वारा सर्वप्रथम वर्णाक्षर लिखा और पढ़े जाने वाला संस्कार होता है। यानी दोस्तों शिशु के द्वारा, बच्चे के द्वारा पहली बार जब अक्षर ज्ञान करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। कर्णवेद, विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन या चूड़ाक्रम। बच्चे का पहली बार अक्षर ज्ञान करवाना, बच्चे को पहली बार अक्षर के बारे में बताना दोस्तों वो क्या कहलाता है बताइए। उसे कर्णवेद कहा जाता है, उसे चूड़ाकर्म कहा जाता है, उसे अन्नप्राशन कहा जाता है, या उसे दोस्तों विद्यारंभ कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दो विद्या आरंभ होगा। विद्या आरंभ का मतलब होता है दोस्तों बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान करवाना। अक्षर ज्ञान करवाना, बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान करवाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आपके विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। क्लियर बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन क्यों ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर पे आपके सामने, अध्ययन समाप्ति के बाद, अध्ययन समाप्त हो गया तो फिर ब्रह्मचारी गुरुकुल में अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। दोस्तों गुरु के आश्रम में रहकर वेदों को पढ़ता था, उसका वेदों की जो शिक्षा थी दोस्तों वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो वो अपने घर पे जाएगा। भाई तो उस संस्कार को क्या कहा जाता था, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि या केसाटन। बच्चे की शिक्षा समाप्त हो जाना, वेदों को पढ़ने की जो क्रिया है वो समाप्त होना क्या कहलाता है बच्चों, समावर्तन कहलाता है। तो इस संस्कार के अंतर्गत ध्यान में बैठाओ, इस संस्कार के अंतर्गत बालक अपनी शिक्षा को समाप्त करके गुरु के आश्रम में अंतिम बार स्नान करके गुरु को गुरु दक्षिणा देकर अपने पिता के साथ घर लौट आता है, जिसे क्या कहा जाता है, समावर्तन कहा जाता है। क्लियर बच्चों। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, गुरु के पास पहुंचकर वेदों का अध्ययन आरंभ करने की क्रिया कहलाती है। गुरु के पास बैठकर अध्ययन करने की क्रिया कहलाती है विवाह, वेदारंभ, अंत्येष्टि या समावर्तन। तो दोस्तों अभी हाल आप लोगों ने बात की थी इस वाले क्वेश्चन पर, देखिए यहां पर कहा था समावर्तन अध्ययन समाप्त होना, लेकिन जब पढ़ने जाएगा तो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा, वेदारंभ कहा जाएगा। दो चीजें बात करूंगा, दोनों क्वेश्चन 39, ये तो है दोस्तों आपका 50वां क्वेश्चन और ये है आपका 39वां क्वेश्चन। पहले अपन बात कर लेते हैं 50 पर। 50वां क्वेश्चन कह रहा है वेदारंभ, और दोस्तों 39वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, 49वां क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से, क्या बोल रहा है, समावर्तन। चलो दो को एक साथ बात कर लेते हैं। वेदारंभ क्या होगा, वेदों को पढ़ने की क्रिया, वेदों को पढ़ना प्रारंभ करना। वेदों को पढ़ना प्रारंभ करना क्या कहलाता है दोस्तों, वेदारंभ कहलाता है। भाई
वेदों को पढ़ना प्रारंभ करना क्या कहलाएगा? वेदोपरम कहलाएगा। लेकिन दोस्तों आ गया समावर्तन, तो वेदों की शिक्षा समाप्त होना, शिक्षा समाप्त होना। तो वेदों की शिक्षा जो समाप्त हो जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? समावर्तन कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों उसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान के रीति रिवाज एवं संस्कार। राजस्थान के रीति रिवाज और संस्कारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों इसी तरह और भी क्वेश्चन आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा दोस्तों। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉपिक से बनते हैं दोस्तों, उनको लगातार आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और वो है एडवांस क्लासेज। तो दोस्तों जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों आने वाले जो भी क्लास होगी उसकी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगा हो कि वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों वो अंगूठे का ऊपर वाला जो निशान है उसको दबाना ना भूलें दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करता हूं, फिर मिलता हूं दोस्तों इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।